कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव जहां एक छोटी सी नहर के किनारे बनी एक झोपड़ी में एक माँ और उसकी बेटी अपने सपनों को सच करने की जंग लड़ रहे हैं। माँ दिन रात मेहनत करती है ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख कर परिवार की गरीबी को मिटा सके। लेकिन एक दिन 28 अप्रैल 2016 की वो काली रात, जब वो माँ अपने घर लौटती है तो जो नज़ारा उसे दिखता है वो किसी का भी दिल दहला दे। खून से सना फर्श, उसकी बेटी का बेजान शरीर और एक ऐसी क्रूरता जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। ये कहानी है जिशा की, एक होनहार लॉ स्टूडेंट जिसकी जिंदगी को किसी ने इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया कि इसे केरल की निर्भया कहा गया। लेकिन क्या सचमुच इंसाफ हुआ? आइए इस केस की पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक हर डिटेल के साथ आपके सामने लाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। केरल का एर्नाकुलम जिला, यहाँ पेरम्बूर नाम की एक छोटी सी जगह है जहाँ पेरियार नाम की एक नहर बहती है। इस नहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं राजेश्वरी और उनकी बेटी जिशा। राजेश्वरी एक सिंगल मदर थीं जो अपनी 2 बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करती थीं। वो एक हॉस्पिटल में अटेंडेंट की नौकरी करती थीं और उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था अपनी छोटी बेटी जिशा को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर भविष्य देना। जिशा 30 साल की एक होनहार लॉ स्टूडेंट थी। वो BA LLB की पढ़ाई कर रही थी और बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। गरीबी के बावजूद जिशा के सपने बड़े थे। वो वकील बनना चाहती थी ताकि अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। राजेश्वरी को अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था। वो जैसे तैसे पैसे जोड़कर जिशा की पढ़ाई का खर्चा उठा रही थीं। लेकिन ये सपने, ये उम्मीदें एक दिन अचानक टूटकर बिखर गईं। 28 अप्रैल 2016 की रात, राजेश्वरी रात के करीब 8 बजे अपने काम से थककर घर लौटती हैं। उस दिन बिजली नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, उन्हें अजीब सा एहसास होता है। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, जबकि जिशा हमेशा घर को लॉक करके रखती थी। राजेश्वरी ने जैसे तैसे लालटेन जलाई, लेकिन जैसे ही घर में रोशनी हुई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी जिशा फर्श पर नग्न अवस्था में पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून। जिशा के शरीर पर 38 से ज्यादा चाकू के घाव थे। उसकी आंतें बाहर निकल रही थीं। ये नजारा इतना भयानक था कि राजेश्वरी की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। राजेश्वरी की चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ कर आए। एक पड़ोसी ने टॉर्च की रोशनी में जिशा की हालत देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। जिशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम को बुलाया गया। लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो और भी डरावनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस और पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। जिशा के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया था, बल्कि उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी। उसके शरीर पर 38 बार चाकू से हमला किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू के निशान थे। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर इतना गहरा घाव था कि उसी की वजह से उसकी मौत हुई। ये क्रूरता इतनी भयानक थी कि इसे केरल का निर्भया केस कहा गया। क्राइम सीन से पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले। एक धारदार चाकू, एक शराब की बोतल और जिशा के नाखूनों से कुछ स्किन सैंपल्स। इन सबूतों से फिंगरप्रिंट्स और DNA सैंपल्स लिए गए। लेकिन सवाल ये था, आखिर ये क्रूर हत्यारा कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई। लेकिन उस समय केरल में विधानसभा चुनाव का माहौल था। पुलिस और सरकार पर दबाव था कि इस केस को ज्यादा तूल न दिया जाए ताकि चुनाव पर असर न पड़े। इस वजह से शुरुआती जांच में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन एक हफ्ते बाद विपक्षी दलों को इस केस की भनक लग गई। उन्होंने इसे जोर शोर से उठाया और मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। जिशा को इंसाफ दो के नारे गूंजने लगे। इस दबाव के चलते पुलिस को मजबूरन इस केस को गंभीरता से लेना पड़ा। SIT ने दोबारा जांच शुरू की। पुलिस ने 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, 5000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स की जांच की और 20 लाख से ज्यादा टेलीफोनिक कॉल्स को खंगाला। क्राइम सीन से मिले फिंगरप्रिंट्स और DNA सैंपल्स को हर संदिग्ध से मैच किया गया, लेकिन शुरुआत में कोई लीड नहीं मिली। पुलिस ने जिशा की मां राजेश्वरी से उन लोगों की लिस्ट मांगी जिन पर उन्हें शक था। राजेश्वरी ने कई नाम बताए। गांव के कुछ लोग जो उनकी झोपड़ी को सरकारी जमीन से हटवाना चाहते थे, कॉलेज में जिशा से झगड़े वाले कुछ लड़के और जिशा की बड़ी बहन के पति, जिसके साथ जिशा का अक्सर विवाद होता था।
पुलिस को एक गवाह मिली जिसने बताया कि उसने 28 अप्रैल को एक लड़के को येलो टी शर्ट और ब्लैक चप्पल में जिशा के घर के आसपास घूमते देखा था। पुलिस ने उस स्केच को तैयार किया और गांव में तलाश शुरू की। एक और गवाह ने बताया कि उसने उसी लड़के को खेतों के रास्ते भागते देखा था, लेकिन जब पुलिस उस संदिग्ध को पकड़ने गई तो वो पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में येलो टी शर्ट वाला लड़का जिशा का पीछा करता दिखा, लेकिन जब पुलिस ने उसे कन्नूर से पकड़ा तो उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए क्राइम सीन से मैच नहीं हुए। पुलिस फिर से खाली हाथ थी। मीडिया और विपक्ष के दबाव के चलते पुलिस ने जांच टीम बदली। नई एसआईटी ने केस को शुरू से देखना शुरू किया। तभी उन्हें पता चला कि जिशा और राजेश्वरी का गांव की एक महिला और उसके बेटे से झगड़ा हुआ था। इस झगड़े की शिकायत जिशा ने पुलिस में भी की थी। पुलिस उसके घर पहुंची जहां वो महिला और उसका बेटा रहते थे। वहां पुलिस को वही शराब की बोतल मिली जो क्राइम सीन पर मिली थी। पुलिस को लगा कि शायद कातिल मिल गया, लेकिन जब फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट किए गए तो वो भी मैच नहीं हुए। पुलिस ने बस ड्राइवर, मजदूर, कॉलेज के दोस्त, हर संदिग्ध की जांच की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। ऐसा लग रहा था कि ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक मजदूर आया और उसने बताया कि 28 अप्रैल 2016 से उसका साथी आसाम का एक मजदूर गायब है। उसका नाम था आमिर उल इस्लाम, उम्र 24 साल। पुलिस को ये एक अहम सुराग लगा। पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें वही येलो टी शर्ट और ब्लैक चप्पल वाला लड़का दिखा जो जिशा का पीछा कर रहा था। पुलिस ने उसकी तलाश तेज की और आखिरकार उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। जब आमिर के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट किए गए तो वो क्राइम सीन से 100% मैच कर गए। पुलिस को आखिरकार असली कातिल मिल गया था। पूछताछ में आमिर ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि वो आसाम का रहने वाला था और केरल में मजदूरी करता था। वो जिशा को कई बार देख चुका था और उसकी गंदी नज़र थी। 28 अप्रैल को उसने शराब पी थी और जिशा के साथ दुष्कर्म करने की योजना बनाई। वो जिशा का कॉलेज से पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा। उसने चाकू और शराब की बोतल साथ रखी थी। जब जिशा ने विरोध किया तो उसने उसे बुरी तरह पीटा, शराब पिलाई और फिर दुष्कर्म किया। जब जिशा ने और विरोध किया तो उसने 38 बार चाकू से हमला किया। उसकी क्रूरता इतनी थी कि जिशा की आंतें बाहर निकल आईं। इसके बाद वो खेतों के रास्ते भाग गया। पुलिस ने सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। 12 दिसंबर 2017 को एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट ने आमिर उल इस्लाम को दोषी करार दिया। उसे हत्या, दुष्कर्म, गैरकानूनी घुसपैठ और गलत तरीके से कैद करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 20 मई 2024 को केरल हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दिया। लेकिन आमिर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मामला अभी भी वहां लंबित है। जिशा का केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। इस केस ने केरल और पूरे देश में हंगामा मचाया। लोग सड़कों पर उतरे और जिशा की बहन को सरकारी नौकरी और नया घर देने का वादा किया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसाफ सिर्फ सजा देने से पूरा होता है? इस केस से हमें कई सबक मिलते हैं। पहला, हमें अपने आसपास की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। दूसरा, पुलिस और सिस्टम को और तेजी से काम करना होगा ताकि ऐसे केस दबाए न जाएं। और तीसरा, हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि कोई और जिशा इस तरह की क्रूरता का शिकार न बने। दोस्तों, जिशा की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो बदलाव मुमकिन है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।